तो चलिए आज भारतीय खेती की पूरे सफर को समझने की कोशिश करते हैं। जी बिल्कुल। हमारे पास कुछ बहुत ही डिटेल टाइमलाइन और नोट्स हैं जो हमें औपनिवेशिक काल से लेकर आज के दौर तक ले जाते हैं। और मकसद सिर्फ तारीखें रटना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि कैसे हम अकाल से जूझने वाले देश से आज यहाँ तक पहुंचे। डॉट्स को जोड़ना है एक तरह से। हाँ बिल्कुल। देखते हैं ये कहानी में कहाँ ले जाती है। तो कहानी की शुरुआत करते हैं 1871 से। जी। हमारे स्रोतों के मुताबिक तब राजस्व, कृषि और वाणिज्य का एक मिला जुला विभाग बना था, DRAC। हाँ। लेकिन इसके ठीक 3 साल बाद 1874 में बिहार में एक बहुत बड़ा काल पड़ा। तो क्या ये सिर्फ एक बुरी किस्मत थी? नहीं, ये बस एक शुरुआत थी। उस दौर में मतलब अकाल एक के बाद एक आ रहे थे। अच्छा। 1874 के बिहार अकाल के ठीक बाद 1876-77 में देखिए, मद्रास, बॉम्बे, पंजाब, मध्य प्रांत सब जगह फैला हुआ था। हाँ, और अनुमान है कि उसमें करीब करीब 10 लाख जाने गईं। तो जब एक ही तरह की आपदा बार बार हो तो वो सिर्फ किस्मत नहीं होती, वो एक पैटर्न होता है। तो क्या प्रशासन ने इस पैटर्न को पहचाना? कुछ किया उन्होंने इसके बारे में? हाँ, जब पानी सर से ऊपर चला गया तब जाकर 1880 में पहला अकाल आयोग मतलब फैमिन कमीशन बनाया गया। अच्छा, तो ये पहली बार था जब इसे एक राष्ट्रीय समस्या माना गया? एक तरह से हाँ, ये पहली बार मानना था कि इससे निपटने के लिए एक व्यवस्थित योजना की जरूरत है। और इसी दौर में कुछ और फाउंडेशनल काम भी हुए, जैसे 1875 में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग मतलब IMD का बनना, ताकि मौसम का कुछ अनुमान लगाया जा सके। बिल्कुल। और 1882 में लाहौर में पशु चिकित्सा कॉलेज भी खुला। ये सब छोटी छोटी लेकिन बहुत जरूरी शुरुआतें थी। मतलब उस दौर में फोकस बस किसी तरह आपदा को मैनेज करने पर था। लेकिन क्या कोई इस समस्या की जड़ तक जाने की कोशिश कर रहा था? भारतीय कृषि में सुधार। ये तो काफी महत्वपूर्ण दस्तावेज रहा होगा। बहुत। लेकिन सुधारों की बात कागज पर चल रही थी और जमीन पर 1899-1900 में एक और भयानक अकाल पड़ा, जिसे छप्पनिया काल कहते हैं, है ना? हाँ वही। उसने 19वीं सदी का अंत एक बहुत ही दर्दनाक नोट पर किया। तो अकाल आयोग और कुछ शुरुआती संस्थाओं के साथ नींव तो रख दी गई थी, लेकिन ये सब एक तरह से रिएक्टिव था। सही बात है। समस्या होने पर समाधान ढूंढना। असली बदलाव तब आया होगा जब सोच बदली और विज्ञान को खेती से जोड़ने की पहली गंभीर कोशिशें हुई। सही पकड़ा आपने। 20वीं सदी की शुरुआत इसी बदलाव के नाम रही। 1901 में पहला सिंचाई आयोग बना और उसी साल देश को अपना पहला कीट विज्ञानी मिला। जी, ये दिखाता है कि अब फोकस क्यों पर जा रहा था, फसलें खराब क्यों होती हैं, पानी का बेहतर इस्तेमाल कैसे हो। और इसी वैज्ञानिक सोच की सबसे बड़ी मिसाल शायद बिहार में ही रखी गई थी। हमारे नोट्स में पूसा विरासत का खास जिक्र है। पूसा, हाँ। 1905 में बिहार के पूसा में इंपीरियल एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट मतलब IARI की स्थापना हुई। ये कितना बड़ा कदम था? देखिए, ये भारतीय कृषि के इतिहास का शायद सबसे बड़ा मील का पत्थर था। पूसा को आप भारतीय कृषि अनुसंधान का मक्का कह सकते हैं। अच्छा। लेकिन इसकी कहानी में एक दुखद मोड़ भी है। वो क्या? 1934 में बिहार में एक जबरदस्त भूकंप आया था। ओ हाँ। उसने पूसा कैंपस को लगभग तबाह कर दिया। इसके बाद 1936 में IARI को दिल्ली शिफ्ट करना पड़ा। तो जिसे आज हम पूसा इंस्टीट्यूट के नाम से जानते हैं, उसकी जड़ें असल में बिहार में हैं। बिल्कुल, उसकी आत्मा और शुरुआत बिहार की मिट्टी में ही है। ये तो वाकई दिलचस्प है। और इसी दौरान देहरादून में वन अनुसंधान संस्थान FRI और पुणे, कानपुर, नागपुर जैसी जगहों पर कृषि कॉलेज भी खुले। हाँ, तो एक तरफ रिसर्च हो रही थी और दूसरी तरफ शिक्षा का ढांचा भी खड़ा हो रहा था। मतलब एक इकोसिस्टम बन रहा था। बिल्कुल। और एक और बड़ा बदलाव हुआ था जिस पर अक्सर लोगों का ध्यान नहीं जाता। बताइए। 1919 के सुधारों में कृषि को एक प्रांतीय मतलब राज्य का विषय बना दिया गया। अच्छा, तो फैसले लेने की जिम्मेदारी अब राज्यों की सरकारों पर आ गई थी। जी, और ये एक बहुत बड़ा नीतिगत बदलाव था। तो सरकार तो अपने स्तर पर संस्थान बना रही थी, लेकिन क्या जमीनी स्तर पर भी कोई पहल हो रही थी? बहुत बेहतरीन सवाल है। 1920 का दशक असल में इसी तरह के प्रयोगों का दशक था। जैसे कि हमारे पास 4 बड़े उदाहरण हैं। FL ब्रेन का गुड़गांव प्रोजेक्ट, रविंद्रनाथ टैगोर का श्रीनिकेतन प्रोजेक्ट, हाँ, स्पेंसर हैच का मारथंडम प्रोजेक्ट और महात्मा गांधी का सेवाग्राम प्रोजेक्ट। मतलब ये सब अपने अपने तरीके से आत्मनिर्भर गांव बनाने के मॉडल थे। एकदम। तो इतने सारे अलग अलग प्रोजेक्ट्स चल रहे थे, लेकिन क्या ये सब बिखरे हुए प्रयास थे
या कोई इन्हें एक साथ जोड़कर एक बड़ी राष्ट्रीय नीति बनाने के बारे में भी सोच रहा था? बिल्कुल सोच रहा था, और इसी सोच का नतीजा था 1926 में बना रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर, जिसके अध्यक्ष लॉर्ड लिनलिथगो थे। जी। इस कमीशन का काम था पूरे भारत में कृषि की स्थिति का जायजा लेना और एक व्यापक रिपोर्ट तैयार करना। 1928 में जब इसकी रिपोर्ट आई तो उसमें एक बहुत बड़ी सिफारिश थी। हाँ, और वो सिफारिश थी कि पूरे देश में कृषि अनुसंधान को कोऑर्डिनेट करने के लिए, उसे फंड करने के लिए एक केंद्रीय संस्था बनाई जाए। और इसी सिफारिश से जन्म हुआ भारतीय कृषि की सबसे बड़ी संस्था का, ICAR। अच्छा, तो ICAR की नींव इस कमीशन ने रखी थी। 16 जुलाई 1929 को इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च मतलब ICAR की स्थापना हुई। जी। लेकिन एक मिनट, अगर 1929 में हमारे पास ICAR जैसी रिसर्च की टॉप बॉडी बन चुकी थी, तो फिर सिर्फ 14 साल बाद 1943 में देश ने इतिहास का सबसे भयानक बंगाल का अकाल कैसे देखा? ये एक बहुत ही चुभने वाला सवाल है। लाखों लोग मारे गए। हमारी टॉप रिसर्च बॉडी क्या कर रही थी? देखिए, बंगाल का अकाल एक मल्टी लेयर्ड त्रासदी थी। इसका जो तात्कालिक कारण था वो तो चावल की फसल में ब्राउन स्पॉट नाम की एक बीमारी थी, एक फंगस। अच्छा। लेकिन इसके पीछे दूसरे विश्व युद्ध का दबाव, अनाज की जमाखोरी और ब्रिटिश सरकार की भयानक नीतियां भी थीं। मतलब सिर्फ एक वजह नहीं थी? बिल्कुल नहीं। और ICAR उस वक्त अपने शुरुआती दौर में था। शायद इतनी बड़ी कई परतों वाली आपदा से निपटने के लिए तैयारी नहीं था। ये तो बहुत भयावह है। इस संकट से क्या सबक सीखा गया? सबक ये था कि सिर्फ रिसर्च काफी नहीं है, आपको एक मजबूत खाद्य प्रबंधन प्रणाली भी चाहिए। इसी के चलते 1942 में एक अलग खाद्य विभाग बनाया गया और अधिक अन्न उपजाऊ अभियान शुरू हुआ, जो उस वक्त फेल हो गया था, है ना? हाँ, लेकिन आजादी के बाद इसे फिर से जिंदा किया गया। और एक और बात, आजादी से ठीक पहले मार्च 1946 में ICAR के नाम से इंपीरियल शब्द हटाकर इंडियन लगा दिया गया। एक सांकेतिक लेकिन महत्वपूर्ण कदम। बिल्कुल। तो अब हम आजाद भारत में कदम रखते हैं। माहौल में एक नई उम्मीद थी। कृषि को लेकर क्या सोच बदली? सोच पूरी तरह बदल गई। अब कृषि सिर्फ पेट भरने का साधन नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण का एक स्तंभ थी। इसकी शुरुआत 1946 में कटक में केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान CRRI की स्थापना से हुई। और फिर आया वो मॉडल जिसने पूरे ग्रामीण विकास की दिशा बदल दी। 1948 का इटावा पायलट प्रोजेक्ट। हाँ, एल्बर्ट मायर का। इसका जिक्र हमारे नोट्स में प्रमुखता से है। इसमें ऐसा क्या खास था? इसमें खास ये था कि ये पहला सफल प्रयोग था जहां सरकारी अधिकारी और गांव के लोग दोस्त बनकर काम कर रहे थे। मतलब ऊपर से आदेश वाला मॉडल नहीं था? नहीं, ये साथ मिलकर विकास का मॉडल था। और ये इतना सफल हुआ कि इसी के आधार पर 2 अक्टूबर 1952 को गांधी जयंती पर पूरे देश में सामुदायिक विकास कार्यक्रम CDP लॉन्च किया गया। आजाद भारत की पहली और सबसे बड़ी ग्रामीण पहल। जी। और फिर तो जैसे एक सिलसिला शुरू हो गया। 1953 में राष्ट्रीय विस्तार सेवाएं आईं। 1958 में IIAI को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला। लेकिन 50 के दशक के अंत में 2 और बड़े काम हुए जिन्होंने सत्ता और शिक्षा दोनों का विकेंद्रीकरण किया। आप पंचायती राज और कृषि विश्वविद्यालयों की बात कर रहे हैं? जी। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर से पंचायती राज की शुरुआत हुई, बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर। हाँ, इसका मकसद था विकास को दिल्ली और राजधानियों से निकालकर गांव तक ले जाना। और दूसरा, 1960 में पंतनगर में देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय खुला। जी, जो अमेरिका के लैंड ग्रांट सिस्टम पर आधारित था। ये सिस्टम क्या है, जरा समझाएंगे? ये एक कमाल का मॉडल है। इसमें 3 चीजें एक ही छत के नीचे होती हैं: शिक्षा यानी एजुकेशन, अनुसंधान यानी रिसर्च, और विस्तार एक्सटेंशन। बिल्कुल, मतलब जो रिसर्च हो रही है उसे किसानों तक पहुंचाने का काम। इस मॉडल ने सुनिश्चित किया कि यूनिवर्सिटी की रिसर्च सिर्फ लाइब्रेरी की किताबों में बंद ना रह जाए, बल्कि सीधे खेत तक पहुंचे। और इसी दौर में 1965 में डॉक्टर BP पाल ICAR के पहले डायरेक्टर जनरल बने। हाँ, जो खुद एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। तो सारी तैयारी हो चुकी थी। हमारे पास ICAR जैसी रिसर्च संस्था थी, कृषि विश्वविद्यालय थे, पंचायती राज था, सामुदायिक विकास कार्यक्रम थे। हाँ, क्या ये सब किसी एक बड़ी चीज की तरफ इशारा कर रहा था? बिल्कुल।
ये सब उस नींव के पत्थर थे जिस पर भारतीय कृषि की सबसे बड़ी इमारत खड़ी होने वाली थी। हरित क्रांति। हरित क्रांति 1966 में उच्च उपज वाली किस्मों का कार्यक्रम HYVP शुरू हुआ। 1966-67 को हरित क्रांति का साल माना जाता है। और इसने भारत को अनाज के लिए भीख मांगने वाले देश से एक आत्मनिर्भर राष्ट्र बना दिया। सही कहा। हरित क्रांति तो आ गई, लेकिन क्या इसे बनाए रखने के लिए हमारे पास कोई व्यवस्था थी? बहुत जरूरी सवाल है, और इसी का जवाब 1973 में दिया गया। उस एक साल में 3 बड़ी संस्थाएं बनी। 3? हाँ। पहला डार यानी कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग, जो मंत्रालयों और ICR के बीच पुल का काम करता है। दूसरा ASRB यानी कृषि वैज्ञानिक भर्ती बोर्ड, जिसने वैज्ञानिकों की भर्ती को पारदर्शी बनाया। और तीसरा ARS यानी कृषि अनुसंधान सेवा, जिसने कृषि वैज्ञानिकों को एक सम्मानित करियर का रास्ता दिया। मतलब ये तीनों कदम हरित क्रांति को संस्थागत रूप देने के लिए थे, ताकि ये मशाल जलती रहे। तो हमारे पास अब अनाज था, लेकिन क्या वो देश के सबसे गरीब इंसान तक पहुंच रहा था? 70 के दशक के मध्य में सरकार की सोच किस तरफ गई? सरकार ने 2 तरफा हमला बोला। एक तरफ टेक्नोलॉजी को खेत तक पहुंचाने के लिए 1974 में TNV मतलब ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम और कृषि विज्ञान केंद्रों KVKs की शुरुआत हुई। पहला KVK पांडिचेरी में खुला था। जी, मोहन सिंह मेहता समिति की सिफारिश पर। KVKs आज भी लैब और लैंड के बीच की सबसे मजबूत कड़ी हैं। और दूसरा हमला किस पर था? दूसरा हमला सीधा गरीबी पर था। अच्छा। अब ये माना गया कि सिर्फ पैदावार बढ़ाने से काम नहीं चलेगा। इसी सोच से 1974 का न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, 1976 की अंत्योदय योजना और 1978 का एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP निकला। मतलब विकास की दौड़ में जो सबसे पीछे छूट गया है, उसे हाथ पकड़कर आगे लाना। बिल्कुल। खेती और ग्रामीण विकास के लिए योजनाओं पर तो काम हो रहा था, लेकिन इन सब के लिए पैसा कहां से आएगा? किसानों को ऋण कौन देगा? और यहीं 80 के दशक की सबसे बड़ी कहानी आती है। नाबार्ड। हाँ, 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड यानी राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना हुई। इसने भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था का चेहरा हमेशा के लिए बदल दिया। ये सिर्फ एक बैंक नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये ग्रामीण भारत के विकास का इंजन है, जो खेती से लेकर छोटे उद्योगों तक हर चीज के लिए वित्तीय सहायता देता है। और इसी दशक में हमें DWCRA जैसी महिलाओं के लिए योजनाएं और इंदिरा आवास योजना जैसे कार्यक्रम भी देखने को मिले। हाँ, मतलब अब विकास का दायरा और बड़ा हो रहा था। फोकस सिर्फ किसान पर नहीं, बल्कि पूरे ग्रामीण परिवार पर था। और 1985 में फसल बीमा योजना भी शुरू हुई। जी, ताकि किसान को मौसम की अनिश्चितता से कुछ सुरक्षा मिल सके। 90 का दशक भारत में आर्थिक सुधारों का दशक था। हाँ। इसका खेती पर क्या असर पड़ा? 2 बड़े असर हुए। पहला, 1998 में किसान क्रेडिट कार्ड KCC योजना आई। इसने किसानों को साहूकारों के चंगुल से निकालकर सीधे बैंकों से जोड़ दिया। हाँ, जिससे उन्हें समय पर और सस्ता कर्ज मिलना आसान हो गया। और दूसरा बड़ा काम था योजनाओं का विलय। विलय, इसका क्या मतलब है? सरकार ने महसूस किया कि गरीबी हटाने के लिए IRDP, ट्राइसेम, DWCRA जैसी कई अलग-अलग योजनाएं चल रही हैं, जिससे कंफ्यूजन होता है। हाँ, इसलिए 1999 में इन सब को मिलाकर एक बड़ी योजना बनाई गई, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना यानी SGSY। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कैसे विकसित हुआ। पहले अलग अलग योजनाएं थी, फिर SGSY आई। और बाद में इसी SGSY ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM का रूप लिया। ये नीति निर्माण में परिपक्वता को दिखाता है। और 21वीं सदी की शुरुआत में किसानों पर एक बार फिर से राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान गया। जी, 18 नवंबर 2004 को प्रोफेसर MS स्वामीनाथन के अध्यक्षता में राष्ट्रीय किसान आयोग बनाया गया। हरित क्रांति के जनक को ही ये जिम्मेदारी दी गई। हाँ, कि वो बताएं कि 21वीं सदी में किसानों की समस्याएं क्या हैं और उनके समाधान क्या हो सकते हैं। और इस आयोग की सिफारिशों के बाद क्या हमें मिशन मोड में काम होता दिखा? बिल्कुल। इसके बाद योजनाओं की एक पूरी लहर आई। 2005 में राष्ट्रीय बागवानी मिशन, 2005-06 में ग्रामीण सड़कों, बिजली, पानी के लिए भारत निर्माण, 2006 में ऐतिहासिक MGNREGS, हाँ, जिसने गांव में रोजगार की गारंटी दी। फिर
2007 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, ये सब बड़े पैमाने पर एक मिशन के तहत काम कर रहे थे। यहाँ एक और विलय का जिक्र है, 2005 का राष्ट्रीय बागवानी मिशन। हाँ, वो 2014 में बागवानी के एकीकृत विकास मिशन MIDH का हिस्सा बन गया, ताकि बागवानी से जुड़े सभी काम एक ही छतरी के नीचे आ जाए और बेहतर तरीके से कोऑर्डिनेट हो सके। जी। तो अगर इस पूरी यात्रा को संक्षेप में देखें तो क्या कहेंगे? ये कहानी कहाँ से शुरू हुई और कहाँ पहुंची है? देखिए, ये कहानी अकाल प्रबंधन और लगान वसूलने की मजबूरी से शुरू हुई। फिर ये संस्था निर्माण के दौर में गई, ICAR, वहां से इसने हरित क्रांति के जरिए आत्मनिर्भरता की छलांग लगाई और आज ये किसान कल्याण और ग्रामीण विकास के दौर में है। ये सिर्फ खेती की नहीं, बल्कि एक राष्ट्र की सोच के विकास की कहानी है। बिल्कुल। और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ये दिखाता है कि कैसे हमारी प्राथमिकताएं समय के साथ बदली हैं। सही बात है। पहले पेट भरना चुनौती थी, आज किसान की आय बढ़ाना चुनौती है। एकदम। ये सिर्फ उत्पादन बढ़ाने की कहानी नहीं है, बल्कि एक राष्ट्र के अपने लोगों का पेट भरने और उनके जीवन को बेहतर बनाने के अथक प्रयासों की कहानी है। लेकिन ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा करता है। भविष्य में क्या है? हाँ, आने वाले दशकों में भारतीय कृषि में अगला बड़ा मोड़ क्या होगा? क्या वो जलवायु परिवर्तन से लड़ने वाली खेती से आएगा? क्या वो डिजिटल एग्रीकल्चर, ड्रोन और AI से आएगा? या फिर वो फूड प्रोसेसिंग और किसानों को उद्यमी बनाने की क्रांति से आएगा? ये वो सवाल है जिसके जवाब पर भारत का भविष्य टिका है।